स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में हम लोग मॉडल सेट सेकंड को कंटिन्यू करेंगे और आज मॉडल सेट सेकंड का लास्ट पार्ट होगा ये। इसमें हम लोग रीजनिंग के 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए फटाफट से शुरुआत करेंगे क्लास को और क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। और आज का हमारा जो सेक्शन है वो रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक का होगा, है ना। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। रीजनिंग से एक सवाल रहेगा ही इस तरह का। कुछ पक्षी हाथी हैं और सभी हाथी पहलवान हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम सिंपली इसमें बनाएंगे। एक पक्षी का पहले लेंगे, ठीक है। और चूँकि कुछ पक्षी कह रहा है ना, कुछ पक्षी हाथी हैं, तो दूसरा हमारा जो हाथी वाला सर्किल होगा वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो कह रहा है कि सभी हाथी पहलवान हैं, तो जितने भी हाथी वाला जो सर्किल है वो हमारा पहलवान के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहलवान का सर्किल खींचेंगे, ठीक है। आप इंडिकेट कर सकते हैं इसमें। ये हमारा पक्षी का सर्कल है, उसके बाद ये जो है हाथी वाला सर्कल है, और इसके बाद ये जो सेक्शन है, ये जो सर्किल है, ये किसका है, तो ये पहलवान का है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष को, तो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कि कुछ पक्षी पहलवान हैं। तो पक्षी का कुछ क्षेत्र जो है पहलवान वाले सर्किल के अंदर आता है, तो ये निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। उसके बाद दूसरा कहता है कि कुछ पक्षी पहलवान नहीं हैं। ये तो गलत हो गया ना। कुछ पक्षी पहलवान नहीं हैं, जबकि कुछ पक्षी पहलवान हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कुछ पक्षी पहलवान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी खास कोड में मॉडर्न को LNWVIM लिखा जाता है, तो उसी कोड में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा, आप यहाँ देखिएगा MODERN, और इसका कोड बनाया है NLWVIM। अब इसमें देखेंगे कि प्रत्येक लेटर को जो यहाँ पर बदला गया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। उसके पीछे क्या पैटर्न है उसको ढूंढना है। पैटर्न अगर ढूंढ लिए सही सही तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। अब देखिए M की पोजीशनिंग क्या है, तो M की पोजीशन है आपका यहाँ पर 13 है ना। JKLM, J हो जाता है आपका 10, उसके बाद KLM, तो यहाँ पर M की पोजीशन 13 है और N की पोजीशन 14 है, ठीक। अच्छा, O की पोजीशन क्या है, तो EJOT वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, EJOTY, ठीक। 5, 10, 15, 20, 25, तो O जो है 15वें स्थान पर है, तो O का पोजीशन हमारा 15 है। और L की पोजीशनिंग क्या है, अब देखिए L की पोजीशनिंग है 12 आपका, ठीक है। अब इसी प्रकार से D का पोजीशन देखिए क्या है, तो D तो चौथे स्थान पर है ABCD। और W का पोजीशन क्या है, तो W आपका 23वें पोजीशन पर है ना। उसके बाद E का पोजीशन क्या है, E 5वें स्थान पर है। और V आपका किस स्थान पर है, तो V आपका 22वें स्थान पर है। उसी प्रकार से R आपका किस स्थान पर है, तो R हो जाता है आपका RST, 18वें स्थान पर R हो जाता है। और उसके बाद है I यहाँ पर दिया हुआ है, तो I का पोजीशन 9वां है, ठीक है। J 10वां है, तो J के पहले I आता है, तो I का पोजीशन यहाँ पर 9 है। अब यहाँ N की पोजीशन तो 14 है और N की पोजीशन 13 है। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो एक पैटर्न बन रहा है कि ये दोनों जो अक्षर हैं इनके जो पोजीशन है, इनका जो एड है, जोड़ है, 13 और 14 27 हुआ, 15 और 12 27 हुआ, 4 और 23 27 हुआ, 5 और 22 27 हुआ। यानी कि ये फार्मूला ऑफ 27 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। फार्मूला ऑफ 27 में होता क्या है कि प्रत्येक लेटर को उसके विपरीत लेटर से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने शुरुआत के क्लास में आप लोगों को बताया था कोडिंग डिकोडिंग वाले में कि ABCD इस तरह से हम लोग सीधा पैटर्न में लिखते हैं। दूसरा पैटर्न होता है Z से शुरू करेंगे, ठीक है। तो Z X
वाई, इस तरह से चलेगा उल्टा पैटर्न में। तो ए का अपोजिट अक्षर जेड होता है, ए की पोजीशन है 1 और जेड की पोजीशन है 26, दोनों को ऐड करते तो आता है 27। तो यही है फॉर्मूला ऑफ 27, जिसमें प्रत्येक अक्षर को उसके विपरीत क्रम वाले अक्षर से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको प्रॉपर को सब्स्टिट्यूट करना है, PROPER, ये ठीक है। अब P का पोजीशन क्या है, तो P का पोजीशन देख लीजिए, O के बाद आता है P, O का स्थान 15 है तो P का स्थान हो जाएगा 16, और इसका अपोजिट वाला लेटर कौन सा होगा, तो 16 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 16 में 11 जोड़ने पर 27 आएगा। ठीक है, और 16 में जब 11 जोड़ने पर 27 आ रहा है तो 11वें स्थान पर कौन सा लेटर है, तो 11वें स्थान पर आपका है K। कौन सा लेटर है, तो K। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में K है, जबकि 4 में K नहीं है तो 4 को काट देंगे। उसके बाद आपका R है, तो R की पोजीशन क्या है, तो R की पोजीशन है OPQR, R की पोजीशन 18 है। ठीक है, और 18 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 9वें स्थान पर कौन सा लेटर है, तो 9वें स्थान पर है I। ठीक है, अब देखिए तीनों ऑप्शन में I है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और O को देखेंगे। O की पोजीशन है 15 है O की पोजीशन, और 15 में 12 जोड़ने पर आ जाएगा 27। ठीक है, अब यहाँ बताइए कि 12वें स्थान पर कौन सा लेटर है, तो 12वें स्थान पर है आपका L। ठीक है, अब यहाँ P देखेंगे, P का पोजीशन क्या है, तो P का पोजीशन 16 है, 16 का 11 जोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पर K लेंगे। E का पोजीशन 5 है, 5 में 22 जोड़ने पर 27 आएगा, और 22वें स्थान पर कौन सा लेटर है, तो V है। उसके बाद R की पोजीशन क्या है, तो 18 है, 9 जोड़ने पर 27 आएगा, और 9वें स्थान पर I है। इस प्रकार से हमारा लेटर बनकर पैटर्न बन करके आया है KILKVI, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी निश्चित भाषा में ओका पेरू से तात्पर्य है फाइन क्लॉथ, मेटालिसा से तात्पर्य है क्लियर वेदर, डोनालिसा से पेरू से तात्पर्य है फाइन क्लियर वेदर, तो उस भाषा में किस शब्द का अर्थ वेदर होगा। अब देखिए इस तरह का सवाल अगर देगा तो आपका जो कोड दिया हुआ है ओका पेरू, इसको लिखिएगा बराबर क्या है, फाइन क्लॉथ, फाइन क्लॉथ। इसके बाद है मेटालिसा, तो मेटा लिखिए, लिसा लिखिए, बराबर क्लियर वेदर, CLEAR, क्लियर वेदर। उसके बाद है आपका डोना, लीशा और पेरू, बराबर फाइन क्लियर वेदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो कोड दिया है ओका पेरू, अब ये पेरू वर्ड किस में है, वहाँ देखिए तीसरे सेंटेंस में पेरू है, और अब यहाँ पर देखेंगे कि इस सेंटेंस में फाइन क्लॉथ है और यहाँ फाइन क्लियर वेदर है, यानी कि फाइन और फाइन इन दोनों में कॉमन है, तो पेरू का अर्थ फाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीशा और लीशा, यहाँ ये दोनों कॉमन है, और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो क्लियर और क्लियर कॉमन है। ठीक है, तो लीसा लीसा यहाँ पर कट जाएगा, क्लियर, यानी कि लीसा का तात्पर्य क्लियर है। अब बच गया यहाँ पर डोना और यहाँ बच गया वेदर, तो डोना का तात्पर्य हो जाएगा वेदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डोना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है कथन और कारण वाला है। कथन दिया हुआ है कि टीका हमें रोगों से बचाता है, ये तो बिल्कुल सही कथन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि टीका जो है वो हमें रोगों से बचाने का काम करता है। यहाँ पर टीका का तात्पर्य है वैक्सीनेशन वाला टीका। ठीक है, वैक्सीनेशन वाला टीका, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि
माथे पर लगाया जाने वाला तिलक, टीका हमें रोगों से बचाता है, ये कथन सही है। अब इसके पीछे जो कारण दिया है कि बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। अब देखिए ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी सही कथन है, ये कारण जो आपका है ये भी सही है। हमें बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें रोगों से बचाता है। लेकिन इसकी जो व्याख्या होनी चाहिए कि रोगों से क्यों बचाता है, रोगों से क्यों बचाता है। अगर क्यों का उत्तर मिलेगा तभी हम कहेंगे कि हमारा जो कारण दिया हुआ है वह कथन की व्याख्या करता है, ठीक है। अगर क्यों का उत्तर मिल जाए तो यहाँ पर हमारा ये उत्तर नहीं मिल रहा है। हमें रोगों से क्यों कैसे बचाता है इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर कैसे और क्यों का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि जो कारण दिया हुआ है वो कथन की व्याख्या करता है। अगर यहाँ रहता कि टीकाकरण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तो यहाँ पे ये हो जाता कि कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ये दूसरा जो स्टेटमेंट है कि बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, ये भी एक सही है, ये भी सही कथन है। लेकिन यह जो ऊपर का कथन है यह उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वह कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कथन और कार्यवाहियाँ, ये सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं हैं, ये कथन दिया हुआ है। अब इसके पीछे जो कार्यवाहियाँ हैं कि आप क्या करिएगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको अगर कदम उठाने के लिए कहा जाए तो क्या करिएगा। पहला कार्यवाही है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब छूट दी जानी चाहिए, ठीक है, ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। उनके ये अधिकार में होना चाहिए कि वो जो सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, वो खुद से तैयार करें और अकॉर्डिंग टू द सिनारियो जो हमारा चल रहा है, कहते हैं कि रोजगार के योग्य नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सिलेबस है ही नहीं, सिलेबस में जो पढ़ाया जा रहा है वो रोजगार में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से ये कार्यवाही जो है वो सही है। अगर हम उच्च शिक्षा के कॉलेज और संस्थान को अधिक स्वायत्तता देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस में चेंजेस कर पाएंगे और अधिक से अधिक वोकेशनल कोर्सेज को शामिल करेंगे। दूसरा कार्यवाही है कि विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को, जो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही फेमस हैं, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो इस तरह के जो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी सही कथन है। अगर ऐसे यूनिवर्सिटी जो स्किल बेस्ड करिकुलम अपने यहाँ चलाते हैं वो जब भारत में अपनी यूनिवर्सिटी चलाएंगे तो निश्चित रूप से भारत के छात्रों को वहाँ पे लाभ मिलेगा। तो ये दोनों ही कथन अनुसरण करती है, दोनों कार्यवाहियाँ जो है वह अनुसरण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये कथन और पूर्व धारणा से सवाल है। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। पखवाड़ा मतलब 15 दिन, ठीक है, 15 दिन का समय जो है एक पखवाड़ा कहलाता है। एक पक्ष भी इसको कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो 15 दिनों के लिए स्कूल को बंद करने के लिए कहा गया है। अब इसके पीछे पूर्व धारणाएं हैं कि हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से अधिक तक ना चले। अमूमन ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए यह पूर्व धारणा सही है कि 15 दिन के बाद गर्मी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब इसके बाद दूसरा जो पूर्व धारणा दिया हुआ है कि हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। ये पूर्व धारणा गलत है, क्योंकि अगर बच्चे के माता पिता एक पखवाड़े से अधिक दिन तक स्कूल नहीं आने देंगे तो सरकार हो सकता है कि एक पखवाड़ा से ज़्यादा 1 महीने तक स्कूल को बंद करना चाहिए था। तो ये दूसरा जो पूर्व धारणा है ये यहाँ पे गलत है, पहला पूर्व धारणा हमारा यहाँ पे सही है। तो केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है
जैसे जैसे आदमी चलेगा वैसे वैसे आपको चलाना है। ठीक है, आदमी की पोजीशन ले लेंगे। कहता है कि उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले ये उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो उत्तर हमेशा नॉर्थ ऊपर की ओर होता है। दिशा के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऊपर जब चलेगा तो नॉर्थ होगा, नीचे चलेगा साउथ होगा, दाहिने चलेगा तो ईस्ट होगा, बाएं चलेगा तो वेस्ट होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है? तो राइट साइड में मुड़ जाता है। अब ये राइट साइड में मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, पहले 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ से बाएं होगा इसका ऊपर की ओर। ठीक है, जब व्यक्ति इधर जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में, बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, क्योंकि उसका फेस पूर्व दिशा में है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो निश्चित रूप से ऊपर जा रहा है, ऊपर की दिशा में है, तो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में वो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। क्या कहा? कि उसकी जो माँ है वो आपके पिता की इकलौती पुत्री है। अब यहाँ देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। ठीक है, ये एक महिला फीमेल है और यह व्यक्ति बता रहा है इन दोनों के बारे में। यह व्यक्ति मेल है। ठीक है, व्यक्ति है, कहता है कि उसकी जो माँ है, यानी कि इस व्यक्ति की जो माँ है वो आपके पिता की, यानी कि इस महिला के पिता की। अब इस महिला के जो पिता होंगे, जो फादर होंगे, वो मेल होंगे, पुरुष होंगे। ठीक है, फादर हैं, तो इसके जो फादर हैं, अब कहता है कि आपके पिता की इकलौती पुत्री है। अब जब इकलौती पुत्री होगी तो वापस यही महिला के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और ये महिला क्या है? तो इसकी माँ है, इसकी माँ है। ठीक है, उसकी माँ यानी कि इस व्यक्ति की माँ। तो इस महिला से इस व्यक्ति का क्या संबंध है? ये इसकी माता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है, ऊपर से 10वां है। ये जो आकाश है ये 10वें पोजीशन पर है ऊपर से। ठीक, और नीचे से 20वां है। निचले पोजीशन से जब हम जाते हैं तो ये 20वें स्थान पर है। ठीक, अब कहता है कि बताएं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा बताइए कि जब ऊपर से 10वां पोजीशन इसका है तो इसके पहले 9 विद्यार्थी होंगे और नीचे से इसकी पोजीशन है 20वां पोजीशन है, तो इसके नीचे 19 विद्यार्थी होंगे, है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 9, 19 और यह आकाश, एक आकाश जुटेगा, 9, 1, 10, 10 और 19, 29। तो कक्षा में कुल 29 विद्यार्थी हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये आपका श्रृंखला वाला सवाल है। यहाँ पर पैटर्न पकड़ना है। 3 को बदल दिया गया 7 में, 3 के बाद है 7 में। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 6 1 7, फिर 7 को 15 में बदला गया, तो 7 दूना 14, 1 15, फिर 15 से 31 आया, तो 15 दूना 30 और 1 31, यानी कि 2 से गुना करके 1 जोड़ने वाला पैटर्न है। अब 31 में 2 से गुना कर देंगे तो 62 हो जाएगा और 62 और 1 63 हो जाएगा। 63 हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120वां सवाल हो गया कंप्लीट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 120 सवाल यहाँ पे हो गए कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा। आगे इसी तरह के और भी क्लासेस लाने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।